विद्या भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम हरे कृष्ण त्रिपाठी ज्वाला देवी इंटर कॉलेज से आप सभी बोर्ड परीक्षा के परीक्षार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं शुभ संध्या। आज हम आप सभी को हिंदी 12th के मॉडल प्रश्न पत्र के विषय में आपको हम जानकारी देंगे। यहाँ आप देखेंगे ये आपका सामान्य हिंदी केवल प्रश्न पत्र जो द्वादश का है, उसमें आपको ये देखना है कि जो 10 नंबर के क्वेश्चन जो आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं वो आपके जो है 100% में 95 अंक प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए आप ये जो 10 नंबर के क्वेश्चन है इसको आपको गेन करना है। तो हम आइए आपको प्रश्न संख्या 1 के विषय में बताते हैं। पहला जो प्रश्न आपको दिया गया है, सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं हैं। ध्यान देना है, आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से पढ़ना है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं नहीं हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, चिंतामणि घोष, हरदेव बाहरी। तो आप भली प्रकार से पढ़े होंगे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास और चिंतामणि घोष ये तीनों तो सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, क्योंकि चिंतामणि ने उसकी स्थापना किया था, श्याम सुंदर दास ने 1901 से 1902 तक इसकी संपादन किया, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से 1920 तक किया। तो इसका उत्तर आपका हो सकता है कि हरदेव बाहरी इसके विकल्प में सही नहीं है। आपको यह ध्यान देना, अगर पढ़ लिए सही है तब तो आप दूसरा लगा देंगे, अगर सही नहीं है पढ़ेंगे तो ये उत्तर लगा देंगे। अगले क्रम में आप देखेंगे इसी तरह से निम्नलिखित में अष्टयाम की भाषा, अष्टयाम रचना ये नाभादास की है। किसकी है मित्रों? नाभादास की है, क्योंकि अष्टयाम नाभादास में ये राम के 8 पहर की चर्चा किया गया है और इसमें ये ब्रजभाषा में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? ब्रजभाषा में। ये प्रश्न ये भी आ सकता है कि अष्टयाम किसने लिखा? नाभादास। अष्टयाम भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने भी लिखा है, लेकिन यहाँ अष्टयाम हम जो प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में अष्टयाम की भाषा, तो हमको अपने क्वेश्चन पर जाना है कि अष्टयाम ब्रजभाषा। तीसरा प्रश्न अगर हम देखेंगे आगे, हरिश्चंद्र। अब जानते होंगे हरिश्चंद्र का भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने बाद में नाम पड़ा, पहले इनका नाम हरिश्चंद्र ही था। हरिश्चंद्र को भारतेंद्र की पदवी या भारतेंद्र की उपाधि से कब सुशोभित किया गया? तो आपको यह ध्यान देना है। अब आपको यहाँ 2-3 बातें ध्यान देना है। सन 1860 है, कोई मतलब नहीं। सन 1865 है, कोई मतलब नहीं। सन 1875 है, ये जो है नागरिक पिछाड़ी सभा, नागरिक पिछाड़ी पत्रिका, इसका इन्होंने लिखा। लेकिन सन 1880 में ये जो है इनको हरिश्चंद्र की उपाधि से भारतेंद्र की उपाधि दिया गया है, तब इनको भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता है। यानी हरिश्चंद्र को भारतेंद्र की उपाधि 1880 में दिया गया। आगे हम देखेंगे, देखिए ये जो तीसरा प्रश्न जो हमें विद्यार्थियों, तीसरे प्रश्न पर आप ध्यान देंगे। तीसरा प्रश्न अगर आप भूल गए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पूछता है निम्नलिखित में ललित निबंधकार कौन है? अब ललित निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी है नहीं, श्याम सुंदर दास है नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है नहीं। ये आपके पाठ्यक्रम में कहीं बहुत डीपली मिलता है, इसलिए कुबेर नाथ राय आपके ललित निबंधकार हैं। कभी कभी पूछता है निम्नलिखित में ललित निबंधकार नहीं है, तो उसमें रहेंगे, तो जो नहीं है तो रहेगा कुबेर नाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, एक कोई दूसरा विकल्प दे देगा। तो आपको यहाँ ये ध्यान देना है कि ललित निबंधकार हैं और नहीं हैं, ये विकल्प हमको तय करना है। अब नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, क्योंकि हिंदी गद्य के साहित्य के इतिहास से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी गद्य के प्रथम डायरी लेखक कौन है? डायरी लेखक, प्रथम डायरी लेखक इसको ध्यान देना है। तो प्रथम डायरी लेखक नरदेव शास्त्री, इनकी डायरी है जेल डायरी। इनकी डायरी कौन सी है? जेल डायरी। कभी कभी पूछता है जेल डायरी किसकी रचना है? तो नरदेव शास्त्री की है। कभी कभी पूछता है मेरे कॉलेज की डायरी, तो धीरेन्द्र वर्मा की है। और आधुनिक डायरी के लेखक घनश्याम दास बिड़ला। ये 3 प्रश्न इससे बनते हैं।
एक तो बनता है हिंदी के प्रथम डायरी लेखक ए नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ, दूसरे पूछता है कि जेल डायरी किसने लिखा, तीसरा पूछता है आधुनिक डायरी के लेखक कौन है, घनश्याम दास बिरला। ये जो प्रश्न है इसी में से और हम उत्तर आपको बताते चले जा रहे हैं। अब ये 5 नंबर के आपके प्रश्न इसमें आ गए। अगर आपको ये विकल्प सही है तभी आप इसको लगाइए, क्योंकि यह क्वेश्चन आप में संपूर्ण अंकों में 95 अंक दिलाने का एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर ये 10 क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो 90+ मिलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको ये प्रयास करना है कि आपके 10 प्रश्न कैसे तैयार रहें, क्योंकि ये प्रारंभ के प्रश्न हैं। अगला 2 प्रश्न जब आप करेंगे, रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीरगाथा काल कहा उसे आदिकाल किसने कहा। ध्यान दीजिए, अब आदिकाल को वीरगाथा काल किसने किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल। तो आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, ये लेटर में जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं यही आदिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। वीरगाथा काल को आदिकाल, मुख्य रूप से आदिकाल ही कहा जाता है। तो आदिकाल का नाम आदिकाल किसने दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। फिर आप यहां आएंगे, आदिकाल को अन्य नाम से भी जाने जाते हैं। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल, चारण काल, अलंकृत काल, और उसके बाद कहते हैं अभ्रंश काल, और क्या कहते हैं प्रारंभिक काल, सिद्ध सामंत काल, वो राहुल शंकराचार्य ने कहा है। आगे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका आता है वो आता है तार सप्तक का प्रकाशन हुआ या कब हुआ। तार सप्तक, इसका प्रथम तार सप्तक करके नाम नहीं आता है। अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन किया। अज्ञे ने कितने सप्तक का प्रकाशन किया विद्यार्थियों, अज्ञे ने 4 सप्तक का प्रकाशन किया। तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक, तृतीय तार सप्तक और चतुर्थ तार सप्तक। तो जो तार सप्तक है ये प्रथम तार सप्तक के नाम से नहीं है। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में अज्ञे ने किया। यही और हम समझा देते हैं, हो सकता है दूसरा आ जाए। द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन 1943, 8, 51, इसी में 8 जोड़ दीजिए। 1943 में 8 जोड़ देंगे द्वितीय तार सप्तक का, और तृतीय का 51 में 8 जोड़ देंगे 59। क्या हो जाएगा, 43, 8, 51, 8, 59, और 20 जोड़ देंगे तो 79, 79। तार सप्तक के चारों संपादक कौन हैं, अज्ञे हैं। अब आपको ये ध्यान देना है तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, यहां हमारा विकल्प यही बताता है 1943। आगे हम आप आते हैं, तार सप्तक में कौन कौन कवि आते हैं। तो तार सप्तक में कौन कौन कवि आते, प्रत्येक तार सप्तक में 7 कवि हैं। तो तार सप्तक में अगम पर नभ, एक ये टिक है, अगम पर नभ, अ से अज्ञे, ग से गिरजा कुमार माथुर, अ से अज्ञे, ग से गिरजा कुमार माथुर, अगम, म से मुक्तिबोध, अगम पर, प से प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा, अगम पर नभ, नेमिचंद। तो ये 7 कवि आते हैं। पूछ सकता है तार सप्तक के कवि कौन है, तो आपको उसको ध्यान देना पड़ेगा। कभी कभी पूछता है प्रयोगवाद नाम किसने दिया, प्रश्न। प्रयोगवाद नाम अज्ञे ने नहीं दिया, नंद दुलारे वाजपेयी ने दिया। और क्या पूछता है कि नई कविता नाम किसने दिया, अज्ञे ने दिया। या प्रयोगवाद के जनक कौन है, प्रवर्तक कौन है, ऐसा पूछ दिया तब अज्ञे। लेकिन प्रयोगवाद नाम अज्ञे ने नहीं दिया। अज्ञे ने क्या कहा, नई कविता नाम दिया। अज्ञे जो है वो तार सप्तक के कवि हैं, और कहते हैं कि उसको प्रयोगवाद नाम जो है नंद दुलारे वाजपेयी ने दिया। इसको आपको ध्यान देना है। केवल प्रवर्तक और जनक उसके अज्ञे हैं। अगला क्वेश्चन, छायावाद पर 3 प्रश्न बनता है विद्यार्थियों। छायावाद के बृहत्त्रयी में नहीं आते हैं, नहीं आते हैं, ये भी प्रश्न आपको ध्यान देना है। छायावाद के बृहत्त्रयी में नहीं आते, तो छायावाद के बृहत्त्रयी में आते हैं प्रसाद पंत निराला, महादेव वर्मा नहीं आती। छायावाद के बृहत्त्रयी में महादेव वर्मा नहीं आती। और छायावाद के लघुत्रयी में कौन कौन आते हैं, महादेव वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, इस तरह से पूछ सकता है। छायावाद के चतुष्टयी में कौन आते हैं, प्रसाद पंत निराला वर्मा। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ठीक है। यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि छायावाद के चतुष्टयी में कौन नहीं आते। 4 का नाम अगर आपको याद है, प्रसाद पंत निराला वर्मा, तो उसमें से एक ऐसा विकल्प दे देगा जो ये चारों नहीं रहेगा। एक प्रश्न और पूछता है, छायावाद के लघुत्रयी में कौन नहीं आते, महादेव वर्मा, राम कुमार वर्मा
और भगवती चरण वर्मा या माखनलाल चतुर्वेदी, ये 3 आते हैं, अन्य नहीं आते। अगला प्रश्न देखें आप, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संज्ञा। कामायनी महाकाव्य में सर्ग, यानी हमेशा महाकाव्य में सर्ग होते हैं। महाकाव्य की विशेषता क्या है? सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायका, उसमें कई नायक होते हैं, सर्गबद्ध होता है, वही सर्ग है यहाँ। तो कामायनी में 15 सर्ग होते हैं। भूल के 17 न लगाइए, भूल के 9 न लगाइए। कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। यही कामायनी महाकाव्य लिख करके उन्होंने विश्व विख्यात हो गए। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत कठिन, इसमें 2 प्रश्न ही कठिन पूछता है। बोर्ड में, यूपी बोर्ड में 10 प्रश्नों में 2 ही प्रश्न मेधावियों के लिए पूछता है, जो 2 कठिन रहेगा और सरल रहेगा। एक हमने तार सप्तक डाल दिया था, एक नीचे डाल दिया, संसद से सड़क तक किसकी रचना है? हाँ जी हाँ, संसद से सड़क तक किसकी रचना है? यह जो है धूमिल की रचना है। तो विद्यार्थियों, ये जो आपको 10 क्वेश्चन हमने इतिहास का बताया, ये पहले पेज पर इसका कैसे लिखेंगे आप, इसको लिखना जानिए। इसको प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाल करके इसका जो विकल्प सही है उसको आंसर डाल करके पूरा उत्तर लिखिए। जैसे सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं है तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 का 4था नंबर डाल बाहरी डालिए। आप 4था नंबर डाल के ना छोड़िए, नहीं तो इतनी तेजी में एग्जामिनर जांचते हैं कि वह आपका कुछ भी जरूरी नहीं कि आपको मूल्यांकन सही ढंग से हो। इसलिए जितनी सरलता हो सके आप एग्जामिनर को सुविधा दें, उत्तर सामने रखें। आप ये नीली और काली पेन का प्रयोग करें। तो यहां जो आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये 10 में 10 अगर आपका तैयार हो गया तो निश्चित रूप से आप 95 टच कर जाएंगे। इसलिए आप घर पर ये हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास और पद्य साहित्य के इतिहास को आप रिवाइज कर डालिए, और जहां कोई समस्या हो उसको आप किताब से देख करके क्या क्या पूर्व भारतेंद्र युग, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, फिर काव्य में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, आधुनिक काल में भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, छादोत्तर, छादोत्तर में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता, समकालीन कविता, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये इसमें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें जो प्रश्न पूछता है, यहाँ एक प्रश्न और बनता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के निबंधकार हैं? कदापि न द्विवेदी युग लिखिए, वो शुक्लोत्तर युग के हैं। ये मैक्सिमम अधिकतर बच्चे गलती करते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी युग के हैं। तो आपको यहाँ ध्यान देना, ये अतिरिक्त प्रश्न हमने आपको बता दिया। इसी तरह से आप इस प्रश्न को पूरा करेंगे। आपका प्रयास रहे कि पहले पेज पर ही पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न कर लें, और क्योंकि आपको एक एक शब्द का उत्तर देना है, यहाँ आपको बहुत विस्तृत नहीं लिखना है। 100 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 100 नंबर 3 घंटे में करने हैं, इसलिए इसको केवल इसका उत्तर ऐसे डालते लिखते चले जाएं। ठीक बच्चे, ओके। आगे आगे आपको यह ध्यान देना है कि इसके बारे में पूरी तरह से आप सुनिश्चित कर लें कि हमको कितनी तैयारी करें कि हमारा क्वेश्चन ये पूरा में पूरा सही हो जाए। एक बार आप जल्दीबाजी में गलती ना लिख दें, बल्कि आप छोड़ दें, बाद में लिखें, क्योंकि हो सकता है बाद में याद आ जाए। कट पिट ना करें। तो हमारे समझ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जितने इतिहास विधा से पढ़ाया गया, एक पत्रिका जरूर रहेगा, नई कविता से रहेगा, प्रयोगवाद से रहेगा, द्विवेदी युग से रहेगा, छायावाद से रहेगा, हो सकता है कोई काल समय दे दिया जाए। तो जो आपको हमने मॉडल दिया, यह ज्वाला देवी इंटर कॉलेज और हरे कृष्णा का यह जो है क्वालिटी है, न कि क्वांटिटी। तो 100% क्वेश्चन आपका मिलेगा, इसे मेरा दावा है। निश्चित रूप से इसको पढ़ने की तैयारी करें आप। आए आप दूसरा क्वेश्चन देखें। अब आपका तीसरा क्वेश्चन। अब जब लॉन्ग क्वेश्चन करें, आप लॉन्ग क्वेश्चन जब करें तो नए पेज से, लॉन्ग क्वेश्चन जब करें तो नए पेज से, जो हमने पहला दूसरा क्वेश्चन बताया है, पहला दूसरा क्वेश्चन आप ये करेंगे, उसको पहले पेज पर ही करेंगे। तीसरा क्वेश्चन को नए पेज से शुरू करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हमेशा एग्जामिनर ये देखता है कि ऊपर यानी कहां प्रश्न पढ़ा है, अगर इसको नीचे डाल देंगे तो उसको कोई पढ़ने वाला नहीं है। जहां तक मेरा अंदाज है ऐसा होता है। इसलिए आपको एग्जामिनर को जितनी अधिक से अधिक हो सुविधा दें। आइए हम तीसरा प्रश्न आपको बताते हैं।
तीसरा प्रश्न है, और जो आपको पहला दूसरा प्रश्न बताए हैं वो एक एक नंबर के हैं, वो 100% पूरे में पूरे नंबर मिलते हैं। इसलिए आप जितना 24 घंटे में जितना अधिक से अधिक हो उसकी आप रीडिंग करें, रटे न, केवल रीडिंग करें, विकल्प आपके सामने रहेगा, निश्चित रूप से आपको आ जाएगा। आगे तीसरा प्रश्न है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। वो अब ये दो दो नंबर के 5 प्रश्न इसी पैराग्राफ में से पूछते हैं। पैराग्राफ आपके सामने है, पैराग्राफ पढ़ करके आपको यह निश्चित करना है कि यह पैराग्राफ हमारे गद्य से, गद्य गरिमा से किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। कभी कभी तो पूछता है उपयुक्त गद्यांश, उपयुक्त गद्यांश, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, और कभी कभी पूछता है कि ये उपयुक्त गद्यांश के संदर्भ लिखिए, तो आपको संदर्भ कहे तो संदर्भ लिखिए, जैसा वो कहे। संदर्भ कहे तो खूब बढ़िया संदर्भ आप लिख करके प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के गद्य गरिमा खंड से अवतरित है ना, गद्य गरिमा से अवतरित राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप निबंध संग्रह से लिया गया है। और राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप कहने से पहले आप ये ध्यान दें, पृथ्वी पुत्र में संग्रहित राष्ट्र के स्वरूप शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ये संदर्भ में लिख देंगे क्योंकि 100 नंबर का है, 100 नंबर के नाते हमको शॉर्ट से ही चलना है। अगर वो पाठ का नाम पूछ रहा है तो पाठ का नाम लिख लीजिए, पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल, ऐसे लिख दीजिए। छायावादोत्तर युग के लेखक, छायावादोत्तर युग के निबंधकार वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ये आपको ध्यान देना है। फिर नीचे ये जो रेखांकित है, बिना संस्कृति के जन की कल्पना का मध्य मात्र है, संस्कृत ही जन की मस्तिष्क है। तो जो अंडरलाइन है इसी के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। जी हाँ, आप ऊपर डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2, पहला प्रश्न क नंबर डाल करके ये लिख देंगे पाठ का नाम, लेखक का नाम, उसके नीचे ख रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग जरूर डालेंगे क्योंकि उनको ये दिखाई पड़े कि ये व्याख्या है। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल करके फिर आप पूरे के सार को लेकर के यहां से लिखना है। क्या देखिए सुनिए हम क्या बता रहे हैं, राष्ट्र का स्वरूप 3 तत्वों से मिलकर बना है। इसमें आपको तीनों नहीं दिखाया है, लेकिन भूजन संस्कृत, तो बिना संस्कृति के जन की कल्पना कमबख्तमाद है। जैसे कह लीजिए कि भूजन संस्कृत, यह भूमि हो और भूमि पर लोग ना हो तो कैसा होगा, पूरा रेगिस्तान समझ में आएगा। भूमि जन संस्कृत, और भूमि हो और जन हो और लोगों में संस्कृति ना हो तो फिर कैसा होगा। इसलिए राष्ट्र के स्वरूप के लिए मुख्य रूप से 3 तत्व की आवश्यकता होती है, भूजन संस्कृत। तो यहां जो है आपको यह ध्यान देना है, जब इसकी व्याख्या करेंगे राष्ट्र के स्वरूप के लिए 3 तत्वों की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है, भूजन संस्कृत। तो भूजन संस्कृत, मनुष्यों ने भूजन संस्कृत को बनाने के लिए युगों युगों तक निर्माण किया, युगों युगों तक प्रयास करा। जैसे हिमालय को इतना ऊंची बनाने के लिए जो है वह क्या करेगा, बहुत अधिक समय लग गया। तो उसी तरह से हमें राष्ट्र का निर्माण करने के लिए इन तीनों तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना मूर्खता है। अगर संस्कृति नहीं है तो जन की कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है। और संस्कृति ही जन की क्या है, मस्तिष्क है। संस्कृति ही जन की मस्तिष्क है। तो इस तरह से इसमें इसकी व्याख्या आप कर लेंगे। दूसरा जो प्रश्न आपका आ रहा है वह आ रहा है, ग नंबर डालेंगे आप। ग नंबर में आप डालेंगे राष्ट्र का स्वरूप किन 3 तत्वों से मिलकर बना है। हाँ जी हाँ, अभी हमने बताया राष्ट्र का स्वरूप 3 तत्वों से मिलकर बना है। बस आपको लिख देना है राष्ट्र का स्वरूप 3 तत्व, भूजन संस्कृत, एक एक लाइन का। अब आपको इसमें भले 5 लाइन हो जाए, सब एक एक 2-2 लाइन का उत्तर आपको देना है, 2-2 नंबर का है। तीसरा हो गया राष्ट्र का स्वरूप भूजन संस्कृत से मिलकर बना है। चौथा, कब राष्ट्र का लोभ समझना चाहिए। आप इसको पढ़िए, इसी में आपको समझ में आ जाएगा। यदि भूम और जन, इसको 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो 5 उत्तर आपको इसी से मिल जाएंगे। यदि भूम और जन अपनी संस्कृत से विरहित तो राष्ट्र का लोभ समझना चाहिए। संस्कृत को अगर हम अपने दिमाग से, अपने भेजे से, अपनी संस्कृति से, अपने व्यवहार में हटा दें तो निश्चित रूप से राष्ट्र का लोभ समझना चाहिए। जी हाँ, तो कहते हैं कब राष्ट्र का लोभ समझना चाहिए, जब भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दे। यानी
भूमि और भूमि पर रहने वाले लोग अपनी संस्कृति को भूल जाएं तो निश्चित रूप से राष्ट्र का लोप हो जाएगा। तो हमें लगता है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आता होगा। जी हाँ, अच्छी तरह से समझ में आता होगा। आइए देखिए, यहाँ 5वां प्रश्न है, जीवन के बिटप का पुष्प क्या है? जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। जीवन रूपी वृक्ष, जीवन रूपी वृक्ष का पुष्प फूल क्या है? संस्कृति। बिना संस्कृति का हम कैसे सौंदर्य दिखेंगे? जैसे वृक्ष में फूल नहीं लगते तो वह सुंदर नहीं दिखाई देते, वैसे हमारे जीवन रूपी वृक्ष में अगर संस्कृति नहीं प्रस्फुटित हुई, संस्कृति नहीं दिखाई पड़ी, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन अधूरा रह जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये जो तीसरा प्रश्न है, यह तीसरा पक्ष 5 आते हैं 2-2 नंबर के। आप देखें 2 2 2 2 2 पचे 10, ये 10 में 10 मिलने लगा बंधुओं। पहले व्याख्या में नंबर कटता था, लेकिन अब नहीं कटता। 2 टूक उत्तर देना है, 2 शब्दों में उत्तर देना है। इसलिए बहुत समय न दे करके रेखांकित अंश की व्याख्या इससे पढ़ के लिख सकते हैं, और राष्ट्र का स्वरूप किन तीन तत्वों से मिलकर बनता है, ऐसा करेंगे। निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो कुछ भी कमियां होगी उसको हम सुधार करेंगे। अगर कुछ नहीं उसका जवाब देंगे तो कैसे हम समझेंगे। लेकिन मेरा एक दावा है कि जो हम आपको बता रहे हैं ये 100% क्वेश्चन आपको लिखने के लिए कहेगा। यूपी बोर्ड में जो कुछ भी होगा वो सब आपको बताएगा। आगे देखें, अगला है चौथा प्रश्न। चौथा है, यह भी 10 नंबर का, फिर चौथा भी 10 नंबर का आता है। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जैसे गद्य है वैसे पद्य है। हाँ, ये कभी ना भूलें, जब संदर्भ कहे लिखने तो संदर्भ में पुस्तक का नाम जरूर लिखें। काव्यांजलि गद्य गरिमा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी गद्य गरिमा में संकलित, काव्यांजलि में संस्कृत। आप गद्य भारती लिखते हैं तो क्या है, वो हाई स्कूल की चीज लिखते हैं, ये सब भी देखा जाता है। तो दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब क्या है, इसको पढ़ करके आप समझ सकते हैं कि पाठ किसका है। घिर रहे थे घुघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने विदु के पास, और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किसलय किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। जो ये पंक्तियां देख रहे हैं विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी से लिया गया है। कामायनी में संग्रहित श्रद्धा मनु से लिया गया है। वह छायावाद के 4 स्तंभ, छायावाद के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी में संग्रहित श्रद्धा मनु से लिया गया है। जब आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि उपयुक्त पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए, तो आप इस पाठ का नाम लिख देंगे कामायनी। तब कामायनी में संग्रहित श्रद्धा मनु, महाकाव्य कामायनी में संग्रहित श्रद्धा मनु। केवल श्रद्धा मनु लिखेंगे तो आपका ज्ञान अधूरा कहा जाएगा। आप कामायनी महाकाव्य में संग्रहित श्रद्धा मनु से लिया गया है, और इसके कवि विश्व प्रसिद्ध भयंकर प्रलयंकर काशी में रहने वाले जयशंकर प्रसाद जी हैं। हाँ बच्चों, आपको यह ध्यान देना है, अगर संदर्भ पूछता है तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक काव्यांजलि में संग्रहित, हिंदी के काव्यांजलि में संग्रहित है ना, कामायनी महाकाव्य में संग्रहित श्रद्धा मनु से लिया गया है। इसके रचयिता छायावाद के प्रवर्तक, चतुष्टयी में आने वाले सफल नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। इतना आप दिखा देंगे, लेकिन आपको जो पूछे उतना लिखिए, क्योंकि बहुत लिखना रहता है। तो यहाँ उपयुक्त पद्यांश के पाठ का नाम और कवि का नाम लिखना है। आपको जो कि विदित है बता दिया गया। मेरा जहां तक अंदाजा है कि आपको जयशंकर प्रसाद से निश्चित रूप से कोई न कोई पैराग्राफ रहेगा। यानी मैथिली से पहला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का पवन दूतिका, जो कि प्रीप्रवास से लिया गया है, वो प्रीप्रवास में संग्रहित है। प्रीप्रवास में संग्रहित पवन दूतिका, मैथिली शरण गुप्त का कैकेयी का अंताप, और जयशंकर प्रसाद का ये कामायनी में श्रद्धा मनु। इन तीनों पाठों में से कोई न कोई पैराग्राफ 100% रहेगा। इन तीनों को आपको रिवाइज करना है। दूसरा आप आएगा तो वो अब अथवा में रहेगा, इसलिए मैंने केवल एक लिखा है, अथवा का नहीं लिखा है। मेरा कहने का प्राय है कि प्रथम 3 पाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रीप्रवास में संग्रहित पवन दूतिका का,
उसके बाद मैथिली शरण गुप्त का कैकेयी अनुपात, जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा मनुष्य, इस तीनों चैप्टर को आप तैयार कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपकी व्याख्या 100% 100 का 101% निश्चित रूप से पैराग्राफ आपका आ जाएगा। और पैराग्राफ इतने आप डीपली पढ़े हुए हैं कि निश्चित रूप से आपका उसमें उत्तर निकलेगा, ये मेरा दावा है। ये ज्वाला देवी में पढ़ने वाले छात्रों से पूछे, उन्हें पूरी तरह से पता है कि यह ज्वाला देवी और हरे कृष्णा का जो है 100% ये गारंटी है कि ये सब प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, क्वालिटी है। इसके लिए आप देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, जितना अधिक से अधिक हो शेयर करिएगा ताकि सारे बच्चे इसका लाभ ले सकें। तो इसमें हम आपको उत्तर बताएंगे छात्रों। इसमें ये बताना था कि उपर्युक्त पद्यांश के पाठ और कवि का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या, घिर रहे थे घुघराले बाल। अरे किसके घुघराले बाल? नायिका कौन है? श्रद्धा। नायिका कौन है? श्रद्धा के घुघराले बाल। अंश अवलंबित मुख के पास, तो श्रद्धा के घुघराले बाल उनके कंधों पर लटकते हुए उनके मुख के पास। नील घन सावक से सुकुमार, नीले नीले काले बादल की तरह, क्या बादल के छोटे छोटे बच्चों की तरह उनके गुलाबी गालों पर उनकी कर्ली हेयर यानी घुघराले बाल लटक रहे हैं। जब इसका अर्थ आप क्लास में पढ़े हैं तो निश्चित रूप से यहां बता सकते हैं। कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियों में किसकी मनोरम छवि का चित्रण किया गया है। अब आप पढ़ के समझ सकते हैं। यहाँ नायिका कौन है? श्रद्धा। यहाँ श्रद्धा के आपको केवल एक सेंटेंस में उत्तर देना है, क्योंकि ये 5 प्रश्न है और ये 2-2 नंबर के हैं, तो आपको 100 नंबर का क्वेश्चन करना है, इसलिए बहुत शॉर्ट में लिखना है। पाठ का नाम, कवि का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या जो मैंने बताया। प्रस्तुत पंक्तियों में किसकी मनोरम छवि, किसकी की जगह प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा की मनोरम छवि का चित्रण किया गया है। मित्रों केवल इतना लिखना है कि श्रद्धा के मनोरम छवि का चित्रण किया गया, 2 नंबर मिल गया आपको। चौथा प्रश्न है, श्रद्धा के मुखड़े पर झूलने वाले बालों की लट कैसी प्रतीत हो रही है? नील घन सावक, नीले बादल के छोटे छोटे बच्चों की तरह। वो उनके घुघराले बाल नीले बादल के छोटे छोटे बच्चों की तरह, जिसको इंग्लिश में कर्ली हेयर कहते हैं, उनके गुलाबी गालों पर लटक रहे हैं। और क्या है फिर आगे कहते हैं, नील घन सावक से सुकुमार में कौन सा अलंकार है? अरे भाई बादल रूपी छोटे छोटे बच्चे रूपक अलंकार, जहां ये योजक चिन्ह लगा रहे और रूपी आ जाए वहां आपका रूपक अलंकार है। जी हां, जयशंकर प्रसाद का जो श्रद्धा मनु आप पढ़ेंगे, श्रद्धा मनु से निश्चित रूप से एक पैराग्राफ हो सकता है, अथवा आपका हरिऔध का जो आप प्रीप्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। अगर पूछे हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, प्रीप्रवास। खड़ी बोली शब्द जरूर याद रखिए, खड़ी बोली शब्द का प्रथम महाकाव्य प्रीप्रवास है। और यह भी कहे आधुनिक खड़ी बोली के महाकवि, तो आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी है। आगे हम देखते हैं, क्योंकि हमको ये सारे प्रश्न आपको समझाने हैं। यहाँ ये देखना है कि ये 5-5, 10-10, 20 नंबर के हो गए आपको, तो आपको ये सुंदर राइटिंग में ये प्रश्न डाल करके इसको लिखते चले जाना है। आप 5वें नंबर में प्रत्येक लांग प्रश्न नए पेज से शुरू करना है, काली नीली पेन का प्रयोग करना है। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय एवं उनकी प्रमुख रचनाओं की विधा सहित। हाँ, क्या हमने कहा कि विधा सहित। विधा क्या होता है? निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्मरण, रिपोर्टाज, डायरी, रेखा चित्र, ये विधा होता है। तो जितने इसमें 3 लेखक दिए गए हैं। हाँ जी हाँ, लेखक आपको ये ध्यान देना है, लेखक पहले लेखक का बाद में कवि का आता है, और ये 5 नंबर का आता है। अब आप समझ सकते हैं 5 नंबर के लिए हमें मोती जैसे सुंदर अक्षरों में लिखना पड़ेगा। और यहाँ आपको जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल का, जी हाँ, अगर वासुदेव शरण अग्रवाल का व्याख्या आएगा तो जीवन परिचय नहीं आएगा, अगर जीवन परिचय आ गया तो व्याख्या नहीं आएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का आएगा। तो आपका वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, इन्हीं तीनों से व्याख्या भी आ सकता है। यही 3 पार्ट पढ़ लीजिए, आपका 100% क्वेश्चन फंस जाएगा। अब हम आपको पहला आपको आदर्श प्रश्न यही वासुदेव शरण अग्रवाल का दिए हैं, उस चैप्टर को। अच्छा हाँ, आप पहचाने कैसे? उसमें माता रहता है, भूमि रहता है, जन रहता है, संस्कृति रहता है। इसी से आप समझ सकते हैं कि राष्ट्र का स्वरूप है। और अशोक के फूल में फूल शब्द आते हैं, पत्ती आते हैं, उसमें कुछ संस्कृति के बारे में बताया जाता है।
अब यहाँ वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय आप लिखने जा रहे हैं। तो वासुदेव शरण अग्रवाल आप अच्छी तरह जानते हैं, राष्ट्र का स्वरूप लिखे हैं। जो हमने आपको बताया कि राष्ट्र का स्वरूप 3 तत्वों से मिलकर बना है, भू जन संस्कृत। तो ये शुक्लोत्तर युग के जो है निबंधकार कहलाते हैं। तो इनका जो है आपको क्या लिखना है? जी हाँ बच्चों, साहित्यिक परिचय लिखना है, न कि जीवन परिचय लिखना है। इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या साहित्यिक यानी कौन कौन सी रचनाएं लिखा, क्या क्या किया, इसके बारे में लिखना है। तो आपको निश्चित रूप से हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय, न कि जीवन परिचय। जो सामान्य पेपर होता है उसमें साहित्यिक परिचय पूछता है, जो कला संकाय के बच्चे होते हैं उनके यहाँ ये जीवन परिचय शब्द बन के आता है। आपको ये ध्यान देना है, वहां प्रमुख रचनाओं को विधा सहित, पेपर में विधा नहीं लिखा होगा लेकिन हमने इसलिए बताया, अच्छा विद्यार्थी करते क्या है, ये बहुत छोटा सा जीवन परिचय इसी को लिख दे, तो वहां ये समझौता नहीं करेंगे। वहां ये देखेंगे आपने कितना अच्छा मैटर दिया है, आपने कितना अच्छा लिखा है। एक 95 प्लस नंबर पाने वाला विद्यार्थी करता क्या है, वह उतने ही समय में बढ़िया मैटर लिख करके कोटेशन दिखाता है। तो यहाँ वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय लिखने के बाद आपका प्रयास ये रहे कि एक पेज में पूरी तरह से आप सुंदर लेख में लिखेंगे, लिख करके उसके नीचे रचनाएं हेडिंग डाल करके विधा युक्त। अब उन्होंने जिस विधा पर लिखा, हमारे समझ से अगर आप हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय चूज करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारी मिलेगी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय लिखेंगे तो उनकी रचनाएं क्या मिलेगा, उपन्यास, नाटक, कहानी सब मिलेगा। तो अब आप सोचेंगे इनमें कम है ये लिख ले, तो वहाँ एग्जामिनर ये नहीं, वो इंची टेप से नापता नहीं है कितने है, आपका ये देखता कितना कम समय में ये बालक कितना अच्छा सब कुछ दिखा दिया। तो आपने जीवन परिचय दे करके रचनाओं में लिखा इनका निबंध, अशोक के फूल निबंध, कुटज निबंध। तो आप निबंध हेडिंग काली पेन से डाल करके आगे निबंध दिखाएं। अब ये नहीं खिचड़ी कर दीजिए, निबंध भी, कहानी भी, उपन्यास भी सब लिख दें। आप अलग से समझाएं उनको, हमारा निबंध ये है। उपन्यास लिखना है, उनका एक कोटेशन बचपन याद कर लीजिए। बचपन में बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा। 4 से 4 चंद्रलेख। अगर बचपन याद रखेंगे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास आपको याद हो जाएगा। जैसे हमने अभी आपको अज्ञेय की रचना याद कराया, अगम पर नभ, क्या बताया, अगम पर नभ। तो अगम पर नभ में तार सप्तक में 7 कवि आते हैं, अ से अज्ञेय, ग से गिरजा कुमार माथुर, अगम, म से मुक्तिबोध, अगम पर, प से प्रभाकर माचवे, र से रामविलास शर्मा, पर नभ, न से नेमचंदन, 7 कवि आ गए। तो कभी कभी पूछता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, पुनर्नवा दे दिया तो आप जानते ही नहीं है, तो लिखिए बचपन, ये कोटेशन है, यानी आपको ट्रिक बता रहे। बचपन में व से बाण भट्ट की आत्मकथा, 4 से 4 चंद्रलेख, बचपन, प से पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। तो ये इनका जो है क्या उपन्यास हो गया। इसी तरह से इनका निबंध, उपन्यास, कहानी सब हेडिंग डाल करके आप ये लिखिए प्रश्न में, प्रमुख रचनाओं का विधा सहित उल्लेख कीजिए। तो सारी विधा सहित लिखेंगे। अगले बच्चे की कॉपी एकदम खिचड़ी लिखा है, आपने सब दिखाया है, तो आपकी क्वांटिटी उनकी क्वांटिटी में अंतर है, आपकी क्वालिटी में अंतर है। यही ज्वाला देवी और मिस्टर हरे कृष्ण त्रिपाठी का यही क्वालिटी है जो हम आपको बता रहे हैं। यही विधा आपको 5 में 5 दिलाएगा, नहीं तो आप 4, 3 यही पाके चले जाएंगे। अब अगला इसी में आपका 5 नंबर का फिर आपका कवि का आता है। समझ में आ गया मेरे भैया लोग? निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक कवि का। अब कवि में से मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, अज्ञेय। अब हमने इसलिए दिया क्योंकि अगर जयशंकर प्रसाद की व्याख्या आ गई तो मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय आ गया। अगर पहले पार्ट से देखिए, जो बोर्ड पेपर बनाता है, जिस चैप्टर से प्रश्न उठाएगा 1 नंबर का, 1 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, इसी तरह का प्रश्न है। तो 1 नंबर से अगर कि इससे प्रश्न उठ गया तो ये 10 नंबर की व्याख्या दे देगा, 5 नंबर का जीवन परिचय दे देगा। तो इसलिए इनका प्रयास ये रहता है बोर्ड का कि सारे टॉपिक से मिले, और वह मेधावियों के लिए 2-3 प्रश्न हमेशा कठिन डालते भी हैं। तो इसलिए आपको यही तैयारी करना है कि मैथिली शरण गुप्त। सबसे पहले एक और ध्यान दें, जब आप मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय लिखने जाएंगे, मैथिली शब्द लोग लिख देते हैं, तो एग्जामिनर सबसे पहले, जैसे ये जो लघु ई है, लघु ई जिसको आप छोटी ई बोलते हैं अशुद्धता के लिए, तो ये लघु ई है, उसमें लिख देते हैं मैथिली शरण गुप्त। तो एग्जामिनर सीधे गोला कर देता है, वहीं से आपका निगेटिव पॉइंट उसके दिमाग में चलना शुरू कर देगा, आपका नंबर नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपको मैथिली शरण गुप्त
लिखना है। यही देख करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनको 100 नंबर जांचना है, 5 मिनट में जांचना है। हम उनको ऐसी ऐसी चीज दिखा दे कि आगे बढ़ते चले जाएं। तो इनका जीवन परिचय और रचनाएं जैसे हमने इसमें बताया उसी तरह से करना है। अब मित्रों आप प्रश्न संख्या 6 देखिए। प्रश्न संख्या 6 में आता है, ये कहानी आप में चलता है। कहानी आप जानते होंगे, कहानी के तत्व होते हैं। क्या होते हैं कहानी के तत्व? ये तो मॉडल आदर्श प्रश्न पत्र दिए हैं, हाल तो करे नहीं है, तो हम बोल देते हैं कहानी के तत्व कौन कौन होते हैं, कोई गिना नहीं सकता। लेकिन कपाच कथोप देसई भाव जिसको याद है, क से कथावश और कपाच, प से पात, च से चरित्र चित्रण, कथोप से कथोप कथन यानी संवाद, कपाच कथोप देसई, देश है देश काल, स से शैली, देश काल, स से शैली, भा से भाषा, उ से उद्देश्य ही आपके तत्व हैं। यह लिख करके आप बहादुर और पंचलाइट में से 100% में से कोई न कोई प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। पूछ दिया पंचलाइट, पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु लिखिए, पंचलाइट कहानी की कथा सारांश लिखिए, बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, सब कुछ करिए। लेकिन बहादुर किसने लिखा ये आपको जरूर लिखना है। पंचलाइट किसने लिखा? तो आप लिखेंगे प्रस्तुत कहानी फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु निम्नवत है। अरे आप कम से कम उस कहानीकार का नाम तो दे देंगे। पता चला पूरी कहानी लिख दिया आपने और कहानी के कहानीकार का नाम आपने नहीं लिखा। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये बहादुर किसने लिखा और पंचलाइट किसने लिखा, उन कहानीकार का नाम लिखते हुए हम आगे चलेंगे। तो ये आपका 5 नंबर का है। कम से कम 1 पेज में सुंदर लेख में लिखने का प्रयास करें। 7वां प्रश्न है आपका स्वपठित, यानी हर जिले में अलग अलग खंड काव्य चलता है। पहले नाटक भी चलता था, लेकिन अब 11th और 12th का पेपर अलग हो जाने के कारण सिलेबस नाटक 11th में चला गया। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, नाटक पढ़ के ना जाइएगा। नाटक 11th में आता है और आलोक वृत्त खंड काव्य इंटर में आता है, 12th में आता है। तो यहाँ आपको आलोक वृत्त खंड काव्य पढ़ना है, न कि सूतपूत नाटक पढ़ना है। तो यहाँ स्वपठित खंड काव्य अपने अपने जिले में अलग अलग चलता है। जैसे इलाहाबाद में आलोक वृत्त खंड काव्य चलता है, तो आलोक वृत्त खंड काव्य की प्रमुख घटना जो 7 सर्ग हैं, उन सर्ग में जो आपको सबसे अच्छा लगता हो उसी का आप वर्णन करें। आप अपने इलाहाबाद में आलोक वृत्त ही चलता है। आप कभी कभी करते क्या है, कोई कर्ण का लिख दिए, किसी और का लिख दीजिए, क्योंकि एग्जामिनर जो जांचेगा बरेली वाला जांचेगा, गोंडा वाला जांचेगा और गोरखपुर का जांचेगा। अगर वो टैलेंटेड है तब तो पकड़ लेगा कि इलाहाबाद में आलोक वृत्त चलता है कि नहीं, नहीं तो भी नंबर दे के आगे निकल लेगा। लेकिन हम अपनी तरफ से गलती क्यों करें? हम अपनी तरफ से ये करें कि आलोक वृत्त हमारे यहाँ चलता है, हम आलोक वृत्त लिखें। आलोक वृत्त में महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण है, 7 सर्ग है। तो सबसे अच्छा होगा जो नीचे का प्रश्न है, आलोक वृत्त खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण। आप में से जी हाँ नाटक निकल चुका है, वो 11th में है, पहले आपके इंटर के ही सिलेबस में था नाटक और आलोक वृत्त। आप अभी से ध्यान में रखिए कि सारी रात आप नाटक पढ़ के जाए, पेपर में ना आए। तो आप जो है आलोक वृत्त खंड काव्य पढ़ेंगे। कोई सर्ग जो आपको सबसे अच्छा सर्ग लगता हो वही सर्ग पढ़ेंगे, और जो सर्ग इसमें कहा गया वैसे सबसे अच्छा आलोक वृत्त खंड काव्य में नायक का चरित्र चित्रण। नायक कौन है? जी हाँ गांधी जी हैं। गांधी जी का जो है कोटेशन युक्त कम से कम 5-6 कोटेशन डाल करके आप लिखेंगे तो निश्चित रूप से आप 5 नंबर गेम करेंगे। तो निश्चित रूप से ये 5 चौक 20 नंबर में ज्यादा से ज्यादा आपको 1 नंबर कटेगा, पूरे नंबर मिल जाएगा। ये मेरा खुद का दावा है, जानते इतना नंबर मिलेगा, लेकिन आपकी लेखनी अच्छी होनी चाहिए। तो ये आपका जो है 50 नंबर के खंड क के पूर्णांक थे। अब हम खंड ख में बताएंगे। अभी तक मैंने जो बताया खंड क का था, जो कि गद्य गरिमा काव्यांजलि से संबंधित, उसमें पाठ के इतिहास के प्रश्न, गद्य इतिहास, गद्य साहित्य के इतिहास, पद्य साहित्य के इतिहास, लेखक का, कवि का, उनसे पैराग्राफ से प्रश्न उत्तर छांटना, जीवन परिचय लिखना, कहानी, कथा भारती की कहानी, और उसके बाद आपका ये जो नीचे दिखाया गया कहानी और स्वपठित खंड काव्य, ये उसके बाद आपका ये जीवन परिचय, ये सब 50 नंबर में आपके हैं। ये पूरे प्रश्न आपके 100 नंबर के हैं। तो हम दूसरे खंड में प्रवेश करते हैं।
मेरे प्यारे भैया लोग, आप जितना ही सुंदर लिखेंगे, जैसे आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, तो सुलेख का जो नियम है, एक शब्द के बाद आधे वर्ण का फासला। बहुत भैया सोचते हैं यहाँ लिख के यहाँ लिख दें, इतना छोड़ दें, तो क्या होता है, वो देखने में अशोभनीय लगता है। तो हम ऐसा नहीं चाहते, हम सुंदर अक्षर में गोला वर्गाकार लिखें। ऊपर के जो खंड थे आपके, इसमें कम से कम पूरे प्रश्न अगर आप सुंदर लिख दिए तो एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। विधायुक्त लिख दिए जीवन परिचय तो नंबर कटने वाला नहीं है। 48 नंबर 49 नंबर से कम नहीं मिलेगा, ये मेरा खुद का दावा है। अब आप ये जो पढ़ेंगे, ये संस्कृत दिग्दर्शिका आपके यहाँ चलती है। आप क्या कहते हैं, संस्कृत परिचायिका, जो कि हाई स्कूल में चलती है। संस्कृत गद्य भारती पर बोल देते हैं। वहां ये भी देखा जाता है कि बालक ने अगर पुस्तक का नाम नहीं लिखा, इसका मतलब साल भर पुस्तक देखा नहीं, तो एग्जामिनर ये पकड़ लेता है कि पुस्तक का नाम लिखा कि नहीं, पहला वो गोला वहीं कर देगा। उसके बाद शीर्षक का नाम आपने सही लिखा कि नहीं, वो दिमाग में उनके जो है घूमने लगता है कि बहुत अच्छा छात्र नहीं है। इसलिए हमको पुस्तक का नाम भी सही लिखना है और शीर्षक का नाम भी सही लिखना है, ये एग्जामिनर को अपने पक्ष में करने के लिए। अगर आप इतना कर लिए तो आप बाजी मार गए। तो दिए गए संस्कृत गद्यांश को अनुच्छेद भी कहते हैं का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ, संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत अनुच्छेद। प्रस्तुत अनुच्छेद हमारी हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका खंड में संकलित। अब ये जो पढ़ते हैं, यह भारतीय संस्कृति, क्या कहते हैं, यह धन्यो एवं भारत देश है। क्या कहते हैं कि यह संस्कृत दिग्दर्शिका में संकलित संस्कृत भाषा या महत्तम शीर्षक से लिया गया है। जी हाँ, तो वहां जो शीर्षक है संस्कृत भाषा या महत्तम, तो संस्कृत भाषा महत्तम काली पेन से लिखिए। क्या हमने बताया, प्रस्तुत अनुच्छेद हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका, न कि परिचायिका, न कि गद्य भारती, संस्कृत दिग्दर्शिका खंड में संकलित है ना। क्या कहते हैं, संस्कृत भाषायाम महत्तम, संस्कृत भाषायाम महत्तम शीर्षक से लिया गया है। तो निश्चित रूप से वहां आप संस्कृत भाषायाम महत्तम शीर्षक डाल दीजिए और अंडरलाइन कर दीजिए, और फिर नीचे आप अनुवाद डालें, क्योंकि अनुवाद लिख रहा है। अगर आप लिख दिए व्याख्या तो समझ जाएंगे व्याख्या कर रहे हैं, अनुवाद पढ़े को समझ गए उसका हिंदी अनुवाद कर रहे हैं, तो इसका हिंदी अनुवाद 2 नंबर का संदर्भ। अब 2 नंबर कहां मिला, पाठ का नाम पुस्तक का नाम। सोचिए अब आप, अगर आप पाठ का नाम और पुस्तक का नाम गलत लिख दिया, 2 नंबर चला गया। तो पाठ का नाम और पुस्तक का नाम 2 नंबर के लिए है, और 5 नंबर इसका जो हिंदी अनुवाद करेंगे। धन्य है यह भारत देश, जहां जनमानस पावनी, जन के मन को पवित्र करने वाली, भावों को जन्म देने वाली, शब्द सब प्रसवनी सुर भारतीय देववाड़ी संस्कृति सुशोभित होती है। तो इसका हिंदी अनुवाद आप कर लेंगे, अनुवाद हेडिंग डाल के लिखेंगे। हाँ जी हाँ मेरे प्यारे छात्रों, 100% ये आपका 6 नंबर मिलेगा, इससे कम संस्कृत में नंबर कम मिलने वाला नहीं है। इसी 8 में ख नंबर में श्लोक आता है, उसी किताब में श्लोक रहता है। दिए गए श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए। जी हाँ, वैसे ही संदर्भ लिखा है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका खंड में संकलित सुभाषित रत्नान, सुभाष रत्नान नहीं, शीर्षक का नाम अभी से रट डालिए जितने हैं, क्योंकि ये 2 नंबर उसी पर डिपेंड है कि बालक या विद्यार्थी ये जो पाठ का नाम लिख पा रहा है कि नहीं, कभी पाठ खोल के देखा है कि नहीं, तो 2 नंबर उस पर डिपेंड कर दिया। तो ये कहते हैं श्लोक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद, तो आप यहाँ अनुवाद हेडिंग डाल देंगे, वहां पुस्तक के नाम के नीचे अंडरलाइन कर देंगे, पाठ के नाम के यहाँ सुभाषित रत्नान शीर्षक रहेगा, तो वहां आप अंडरलाइन काली पेन से कर देंगे। ये श्लोक दिया है, इसका हिंदी अनुवाद कर देंगे। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय, यानी विद्वानों का, दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए, पीड़ा पहुंचाने के लिए। उसके विपरीत में जो विद्वान होते हैं, साधु होते हैं, सज्जन होते हैं, क्योंकि जानते हैं सज्जन जो है अपने 4 चरित्रों से अपने ही देश को नहीं अन्य देश को आप्यायित करते हैं। इसलिए इसमें कहा गया जो साधु हैं, जो सज्जन हैं, वो ज्ञान क्या कहते हैं, ज्ञान दान के लिए, विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए
और शक्ति रक्षा के लिए करते हैं। बस इतना ही लिखना है। हाँ जी हाँ, आपका पाठ का नाम शुद्ध होना चाहिए। पाठ का नाम गड़बड़ किए तो वो समझ जाएंगे कि आपने वहां तक शीर्षक पहुंचा ही नहीं, उस चैप्टर उस क्लास को आपने लिया ही नहीं। तो ये 7 नंबर का 14 नंबर का आपका हो गया। 100% 12 नंबर। 12 क्या, हम तो कहते हैं 13 नंबर मिलेगा अगर आप अच्छे से सुंदर लेख में लिख दिए। हाँ, ये ध्यान देना, इसमें आपको त्रुटि नहीं होना है, अनुवाद हेडिंग डाल के लिखना है। अगला आप आएंगे, निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग करिए। देखिए, कुछ तो बोर्ड ने परंपरागत अपने सेट कर लिए हैं, वही भेजते हैं, लेकिन हमने आपको एक नया दिया है, व्यवहारिक दिया है, जो जीवन में, जैसे फूल सूंघना। आपकी मम्मी, आपकी दादी यही कहती हैं, बेटा फूल सूंघ रहे हैं। अब आपको उसका अर्थ लिखना बड़ा कठिन हो गया। फूल सूंघना का अर्थ क्या होगा? जी हाँ, इतने जल्दी उत्तर आना बड़ा कठिन है। फूल सूंघना सबसे सरल है, फूल तोड़ के सूंघना नहीं। कम खाना, अगर जो इसको लिख दिया कम खाना, तो उसका 100% उत्तर सही है। दादी कहती फूल सूंघ रहे हैं, आपकी मम्मी कहते फूल सूंघ रहे हैं। तो जीवन में व्यवहारिक में जो चलते हैं बोलचाल में, वो आप ध्यान। हमने तो एक सिंपल दिया, हमें लगता है कि बोर्ड में पता नहीं पूछेगा ना, वहां तक दिमाग ही नहीं जाएगा उनका, वो देंगे ही नहीं। लेकिन ये प्रश्न देखिए कितना गूढ़ है, जो बचपन से आपके दादी माँ सब बोलते रहते हैं, फूल सूंघना। इसी तरह से बड़ा गूढ़ प्रश्न, उसका अर्थ रहता है, अर्थ गूढ़ है, वहां तक आपका दिमाग पहुंचे। कोई भी होगा, फूल सूंघना माने बहुत कम खाना। ठीक, अब ये जो है मुहावरा है, ये भी आपको एक ही करना है। अब यहां है मेढकी को जुकाम होना। मेढकी जानते हैं तालाब में रहती है, क्या मेढकी को जुकाम होता है? आप बता सकते हैं? ये जी हाँ, पीसीएस में पूछा गया, मेढकी को जुकाम होना, इसका जो है अर्थ लिखिए सही ढंग से। तो मेढकी को जुकाम होना, जो तालाब में कुएं में मेढकी रहती है, क्या उसको जुकाम हो सकता है? अब इसका अर्थ सोचिए कितना डीपली होगा, बहुत सोचेंगे तभी जान पाएंगे। कहते हैं मेढकी को जुकाम होना, योग्य ना होते हुए भी योग्यता दिखाना, इसके काबिल है नहीं, उसको जुकाम हो नहीं सकता, फिर भी वहां दिखा रहा है। मेढकी को जुकाम होना, इस तरह से सही अर्थ। 100 दिन चले 2.5 कोस, वो 100 दिन चला और कितना गया? 2.5 कोस। तो धीरे धीरे चलना, इस प्रकार के आपके इसमें मुहावरे लोकोक्ति आते हैं। इसमें से आपको एक करना है। जी हाँ, ये अर्थ लिखेंगे तो 1 नंबर, वाक्य प्रयोग कर देंगे तो 1 नंबर। क्या करेंगे? अगर अर्थ लिख देंगे तो 1 नंबर, और वाक्य प्रयोग कर देंगे तो 1 नंबर, 2 नंबर के हो गया। अब हम आप आएंगे 10 नंबर में, प्रश्न संख्या 10। जी हाँ, हमने आपको एक चीज बताया, लॉन्ग क्वेश्चन हो तो नए प्रश्नों से, नए पेज से शुरू करेंगे। 60 क्वेश्चन। अब जैसे आपके 10वें प्रश्न है, 10वें प्रश्न में ऊपर डाल करके छोटे छोटे एक पेज में लिखेंगे। जी हाँ, कैसे लिखेंगे जरा आप ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या ऊपर 2 मोटे अक्षरों में डालेंगे। निम्नलिखित शब्दों के संविच्छेद कीजिए, वो भी विकल्प चयन करना है। रमेश का संविच्छेद कीजिए। देखिए ट्रिक बता देते हैं कैसे आपको याद रहेगा। ये सारे विकल्प देख लिए, हो सकता है रमाधन ईसा, जो ये स रहता है, यानी रमेश में अगर ये तालव्य वाला सप आ गए तो उसके पहले बड़ी ई निश्चित लगना है। जैसे दिनेश, महेश, महाधन ईस, तो बड़ी ई रहेगा। तालव्य वाला स के पहले बड़ी ई हमको लगाना ही लगाना है, हमको भूलना नहीं है। तो संविच्छेद अगर ये आ गया तो रमाधन सन में पाव कह, तो पाव धन अकह, पाव धन कह, प धन अकह। तो आपको लिखना कैसे है? प्रश्न 10 डाल करके एक का अगर द सही है, द विकल्प डाल करके इसको लिखना है। अगर यहाँ द लिख दिए, यहाँ अ लिख दिए, तो अब तो एग्जामिनर ढूंढेगा द में कौन सा उत्तर है। तो इतना उनके पास समय नहीं है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपना उत्तर वहां सामने लिखो ताकि उनको मूल्यांकन करने में तनिक भी कठिनाई न हो और आपकी कॉपी बड़ी सरलता सहजता से अच्छे अंक गेन कर सकें आप। भवनम का संविच्छेद है भोधन अनम। ये तो आपका विकल्प, ये 3 आते हैं संधि, तीनों को आपको करना है। यही आपके, हाँ जी हाँ, संधि में आपके केवल स्वर संधि है, स्वर संधि ही आपके सिलेबस में है, उसमें भी वृद्ध संधि नहीं है, 4 ही पढ़ना है। निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के सही विकल्प को चुनिए। निम्नलिखित शब्दों के विभक्ति और वचन को सही विकल्प अब दिया है नाम और आंसू। जो इस बार कोरोना के कारण सिलेबस निर्धारित किया गया,
उसमें यही दोनों आपके शब्द रूप हैं, नाम और आत्मसु। अभी और चैप्टर हम आपको याद दिला देंगे कौन कौन चैप्टर आपको हैं और कौन निकल गए हैं। तो इसमें नामने और आत्मसु यही दो शब्द रूप हैं। हाँ, हो सकता है कोई दूसरा रूप दे दे, लेकिन हमने जो अंदाजा है कि ये जो अक्सर क्या पूछता है, प्रथम एक वचन चलता है, नाम 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 ना नामने, तो यानी एक वचन का ही अधिक पूछता है। तो नामने में वचन और विभक्ति बताइए, तो नाम नाम नामना नामने, नाम नाम नामना नामने, चतुर्थी आया ना, तो चतुर्थी एक वचन। और आत्मसु एक ट्रिक और याद करिए, जिसमें लघु उ लगा रहे एक ही होता है, जिसमें लघु इ लगा रहे सप्तमी बहुवचन, चाहे जिसका शब्द रूप हो, चाहे जिसका शब्द रूप हो, अगर लघु उ लगा हो लास्ट में तो सप्तमी बहुवचन होगा। ये किसी को न याद हो तो याद कर ले, कोई भी धातु रूप आ गया, शब्द रूप आ गया, और एक चीज भी ध्यान देना, आप में धातु रूप नहीं है। रात भर आप पढ़े, पता चला धातु रूप आया ही नहीं, आप अपने अध्यापक को, अपने आचार्य जी को कहेंगे करे, तो आचार्य जी बताए एक भी नहीं आया। आप में सामान्य हिंदी में केवल और केवल शब्द रूप है, तो शब्द रूप में जो मैंने दिया है इसी में से पूछेगा और आपको ट्रिक बता दिए। अगर सप्तमी पूछता है तो लघु ही जरूर लगा रहेगा, एक ही मात्रा लगा है चतुर्थी जरूर रहेगा। चलिए ठीक है, हम आगे चलते हैं। आप देखिए समझ गए होंगे जहां तक मेरा अंदाज है, तो निश्चित रूप से आप इसको ध्यान दीजिए और सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना कदाप न भूलें, ताकि जो कुछ भी कमियां हो हमें सुधार करके दोबारा आपको दे सकें। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनिए। शब्द युग्म जोड़ा जिसको कहते हैं, सुत सूत, लघु उ दीर्घ उ। तो लघु और दीर्घ में ये जो सुत माने बेटा, सुत माने पुत्र, कोई जरूरी नहीं पुत्र हो, यहां बेटा भी दे सकता है। सूत माने सारथी, सारथी, सूत पुत्र कर्ण, सूत पुत्र कर्ण को सारथी कहा जाता है। इसलिए हमको ध्यान देना है, सब में पुत्र है, सब में पुत्र है। इसको आपको ये ध्यान देना है कि पुत्र और सारथी। और दूसरा जो दिया गया है शब्द युग, जरा ध्यान देंगे, इसमें यह दिया गया निम्नलिखित शब्द युगों का सही अर्थ, इसमें पुत्र और सारथी होगा। नीचे जो दिया है एक ध्यान से आप देखेंगे, जगत और जगत, जगत और जगत, जरा ध्यान देंगे। ये तो कई वर्ष पूछ चुका है, लेकिन जो नीचे हम दिए हैं, अगर आपने हलंत पर नहीं ध्यान दिया तो विकल्प नहीं छाट पाएंगे। जिसमें हलंत लगा है वह संसार है, और जिसमें हलंत नहीं लगा है वह कुएं का चबूतरा है। केवल हलंत से आपका उत्तर गड़बड़ हो जाएगा। जगत में हलंत है तो संसार है, हलंत नहीं लगा है तो कुएं का चबूतरा। संसार तो यहां भी है जगत का, लेकिन संसारी दे दिया। कुआं, भाई जगत, इस जगत को आप कुआं भी समझ सकते हो, इस जगत को आप संसार समझ सकते हो। तो आपको ये याद रखना है, जिसमें हलंत है वो कुआं है, उसी को संसार है, सॉरी जगत जिसमें हलंत है वो संसार है। नेक्स्ट आपका कुएं का चबूतरा, तो ये आपका ऐसे कोई और दे सकता, अभिराम अभिराम, कुल कुल, दारा द्वारा, है ना। तो द्वारा माने माध्यम, दारा माने पत्नी। इस तरह से आप अनेक शब्द युग्म आप तैयार करेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में किसी एक शब्द के दो भिन्न अर्थ लिखे। किसी एक के लिखना है। हमारे समझ से द्विज सबसे महत्वपूर्ण है। द्विज माने जिसका दोबारा जन्म हो। तो द्विज माने दांत, दांत एक बार निकलता है, टूटता है, फिर दोबारा आता है। पक्षी, याद करने का ट्रिक समझिए, पक्षी अंडा देता है तो पक्षी होता है। चंद्रमा आज निकला कल निकलेगा, तो ये ट्रिक है, जो दोबारा जन्म ले वो द्विज कहलाता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी मिलता है। तो द्विज माने चंद्रमा, दांत, चंद्रमा, दांत, पक्षी। और उसके बाद अज, अज माने होता है बकरा, दशरथ के पिता, और उसके बाद भगवान ईश्वर, और दाम माने मूल्य। तो इस तरह से अनेक अनेकार्थी हैं। तो उसको सबसे अधिक सारंग का अनेकार्थी होता है। कंपटीशन में सारंग का बहुत पूछा जाता है, इसलिए जो आने लायक है द्विज। तो द्विज इसलिए हमने बता दिया क्योंकि द्विज का अर्थ ढूंढना बहुत कठिन है। एक बार अगर आप ध्यान में रख लिए तो कभी भूलेगा नहीं। तो आगे आप ध्यान दें, ये जो हम आपको बताएंगे, ग में निम्नलिखित वाक्यांशों में से किन्हीं दो के लिए एक शब्द लिखिए। गाय के साथ बछड़ा,
देखे हैं कभी? गाय के साथ बछड़ा देखे, लेकिन उसका एक शब्द नहीं लिख सकते, सवत्सा। गाय के साथ बछड़ा सवत्सा। और जिसने अभी अभी स्नान किया हो, सद्य स्नात। ऐसे ही दूसरा पूछ सकता है, नीम के पेड़ पर से सूर्य का दर्शन करने वाला। आप कभी आप दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा निम्ब, और चार, निम्बार्का चार। नीम के पेड़ पर से सूर्य का दर्शन करने वाला निम्बार्का चार। अर्धरात्रि का समय, जी हाँ निशीथ। जी हाँ, निशीथ में दीर्घ ही रहेगा। अगर लघु ही लगाएंगे तो वहां आपका गोला करके काट देंगे। तो अर्धरात्रि का समय निश्चित। युद्ध में स्थिर रहने वाला, युधिष्ठिर। तो इस तरह से एक शब्द किन्हीं दो के लिखना है, एक एक नंबर के। वाक्यांश के लिए एक शब्द बहुत पूछे जाते हैं। इसको आप, हमें लगता है आप पढ़ते होंगे, और सामान्य भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको जानना है। देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन आ गया आपके सामने। सब गलतियां कर देते हैं। सभी कहते हैं गुलाब का फूल लाए। अरे गुलाब का फूल, इसमें आपको शुद्ध करना है कि यह गुलाब का फूल है। लगता है बोर्ड का पेपर बनाने वाला ये शुद्ध है, फिर भी कह रहा है शुद्ध करो। वो स्वयं गलती लिख दिया है, यह गुलाब का फूल है। अरे भैया, गुलाब को फूल नहीं कहा जाता, यह गुलाब है। केवल क्या कहा जाएगा? यह गुलाब है। तो आपको इसलिए ये दे दिए कि 100 में 90% बच्चे ये क्वेश्चन गलत करते हैं, इसलिए हम आपसे यही प्रश्न दिए कि ये गलती आपसे न हो। यह गुलाब का फूल है, इसमें क्या शुद्ध करना है? फूल हटा देना है। यह गुलाब है, गुलाब में फूल संबोधन नहीं लगाया जाता, फूल नहीं कहा जाता। एक चीज और ध्यान देना है इसको, यह गुलाब का फूल नहीं, यह गुलाब है। देखिए कितना सरल है, लेकिन ये आपका एक नंबर अभी चला जाता। अगला है महादेवी वर्मा, कवित्री हैं। आप देखते होंगे, चाहे आप टेट की परीक्षा दें, चाहे सुपर टेट की परीक्षा दें, चाहे वनडे कोई एग्जाम देंगे, कवित्री, पूजनी और उसके बाद ज्योत्सना, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो शुद्ध लिखने के लिए आते हैं। तो ये आप जरा वाच करिए, कवित्री क्या सही है? जी नहीं, कवित्री नहीं सही है। तो महादेवी वर्मा कवयित्री, ये लघु ई हटा दिया जाए, कवयित्री लिखा जाएगा। तो महादेवी वर्मा कवयित्री हैं। कभी कभी आता है महादेवी वर्मा विद्वान हैं, यानी एक स्त्री के लिए विद्वान नहीं कहा जाता, विदुषी कहा जाता है, ये भी लिखा जाता है। अच्छा देखिए कितना मजेदार, मैंने एक क्वेश्चन निकाल के लाया आपके सामने। हाँ, ये प्रश्न देखिएगा, शेयर करेंगे तो अगर लाइक करेंगे, उसमें जो है कमेंट करेंगे तो आपको और मिलेगा दोबारा, और अच्छे से अच्छे प्रश्न आपके सामने लाएंगे। ये तो मैंने तत्काल लेकर के दे दिया आपको। सरकारी मिट्टी के तेल की दुकान बंद है। जरा सोचिए इसमें क्या गलत हो सकता है? सरकारी मिट्टी के तेल की दुकान बंद है। अरे सरकारी मिट्टी नहीं होता, सरकारी मिट्टी नहीं, मिट्टी के तेल की सरकारी दुकान बंद है। दुकान सरकारी होता है, मिट्टी सरकारी नहीं होता है। इसलिए यहां देखिए, ये आप साइंस विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट है, आपको दिमाग से क्वेश्चन सही करना है, रट के नहीं करना है। आपको इसको धैर्य होकर पढ़ना है कि इसमें क्या गलती हो सकता है। तो इसलिए आपका यह गलत नहीं हो सकता। 2 नंबर का है, बिहारी सिंगारी कवि हैं। जरा आप बताइए, सिंगारी सही लिखा है? श्रृंगार शब्द में आप जैसे श्रृंगार है, ये तो दोहरा लिख दिया आपने ना, श्र है, श्र में तो ये र है, ये री हो गया, तो ये दोरी हो गया। तो श्री, श्री में केवल ही रहेगा, ये जो लगा है वो नहीं रहेगा। तो श्रृंगार में, जबकि कंप्यूटर नहीं लेता, कंप्यूटर इसको लेता ही नहीं। मैं बार बार बताता हूं भैया ये गलत है, लेकिन कंप्यूटर वाले कहते हैं मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं है। तो श्रृंगार में ये 2 र लग गया, तो यही श्रृंगार को शुद्ध करना है। जैसे सन्यासी लिखते हैं तो आधा न भी लिख दिए, ऊपर बिंदी भी लिख दिए, तो सन्यासी हो गया। अरे भाई समधन्यासी, न्यासी में आधा न, सम में ऊपर बिंदी, तो कैसे नहीं होगा? आप प्रज्वल उज्ज्वल लिखते हैं, उत्धन ज्वल, तो उसमें दोनों आधा जल रहेगा, लेकिन जब प्रज्वल लिखेंगे दोनों आधा जल नहीं रहेगा, प्रधन ज्वल रहेगा। ये तो शुद्ध शुद्ध के लिए बताया गया। आप में ऐसा 2 ठो पूछता है तो देखिए पूरे सेंटेंस नहीं गलत रहेंगे, इसमें यहाँ गलत है, इसमें यहाँ गलत है, इसमें ये सेंटेंस बताना है। तो आपके 2, जिसका व्याकरण और हिंदी साहित्य का इतिहास अगर तैयार है तो 95+। ये मेरा दावा है, ज्वाला देवी के हरे कृष्णा का ये जो है 100% क्वालिटी है कि पूरा क्वेश्चन इसमें से ऐसा प्रश्न पूछता है। अब जो प्रश्न पढ़ेंगे वह क्या रहेगा? 2-2 नंबर का रस छंद अलंकार, बहुत अब नजदीक पहुंच चुके हैं। धैर्य रखें, पूरा क्वेश्चन देखने का प्रयास करें। संयोग श्रृंगार, रस, रस में आपके यहां सिलेबस में 5 ही है।
श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास रस, शांत रस और वियोग रस। तो ये 5 रस में से संयोग श्रृंगार हमने दे दिया। तो आप रस लिखने से पहले आपको कभी कभी हमने कोटेशन बताया होगा। क्या बताया है? जब प्रेमी युगल एक साथ रह, सुनिए ध्यान से, जब ये संयोग श्रृंगार जब हम लिखेंगे, क्योंकि श्रृंगार के 2 भेद हैं, श्रृंगार यहां भी अशुद्ध लिखा है, तो हमने बताया ये वाला र आप हटा दिए तो शुद्ध हो जाएगा। संयोग श्रृंगार, वो मैंने आपसे क्षमा मांगा ना कि ये कंप्यूटर लेता नहीं है, तो ये गलत लिखा हुआ है, कंपटीशन में ये गलत हमेशा माना जाता है। संयोग श्रृंगार में जब प्रेमी युगल एक साथ रह मधुमास मनाते हैं, यानी बसंत ऋतु में जब आपस में मिलकर के प्रेम क्रीड़ा करते हैं, जब प्रेमी युगल एक साथ रह मधुमास मनाते हैं, विद्वानों की परिभाषा में संयोग श्रृंगार कहलाते हैं। ये पहला कोटेशन दे देंगे, एग्जामिनर कहेगा अरे यार वाह क्या लिखा है। तो निश्चित रूप से उसके बाद लिखेंगे जहां नायक नायिका के मिलन का वर्णन, वहां आपने कहा ना कि जब प्रेमी यानी नायक, प्रेमिका नायिका, जहां प्रेमी प्रेमिका के मिलन का वर्णन होता है वहां संयोग श्रृंगार कहलाता है। आगे आएंगे हम, तो संयोग श्रृंगार, इसी तरह से वीर रस, सबका आप लिखेंगे परिभाषा, उदाहरण, स्पष्टीकरण से। यहां देखिए स्पष्टीकरण भी लिख दिए हैं, तब 2 नंबर मिलना है। अब आप ख में डालेंगे चौपाई सोरठा। चौपाई आप पढ़ते हैं, दोहा आप में दोहा सोरठा चौपाई और कुंडलिया है। अगर आप चौपाई सोरठा दोहा पढ़ लिए निश्चित रूप से आपके पेपर में फंस जाएगा। तो आप जानते हैं चौपाई में 16-16 मात्राएं होती हैं। पूरा रामचरितमानस चौपाई से भरा है, दोहा से भरा है। तो रामचरितमानस की कोई चौपाई उठा के लिख दीजिए, प्रत्येक क्षण में 16-16 मात्राएं होती, कहीं कहीं 15 मिलता है, कहीं कहीं 15 मिलता है, लेकिन आपको हमको उस पर ध्यान नहीं देना है, 16 मात्राएं दिखाना है। दोहा सोरठा, सोरठा दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। मात्रा लगा करके, मात्रा लघु दीर्घ के रूप में लगा करके दिखाया जाता है। आगे चलते हैं। अलंकार, अलंकार के 2 भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। बहुत शार्ट में आप बता रहे हैं, वो बोर ना होइए, आप ध्यान से सुनिए। शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। मेरे प्यारे बच्चों, नया उदाहरण दो ताकि एग्जामिनर पढ़ करके आपको एकदम पूरी तन्मयता से पूरा नंबर दे दे। जहां वर्णों की आप एक वर्ण की होत है, कोटेशन एक वर्ण की होत है, जब आवृत अनेकों बार अनुप्रास नाम ताको कहत जैसु बुद्धि आकार। ये आपने कोटेशन दे दिया अनुप्रास अलंकार का। अब अनुप्रास अलंकार में उदाहरण क्या देंगे? उदाहरण आप इतना बढ़िया दीजिए कि वो भी आनंद हो जाए, कापी जाते जाते थका रहेगा तो कुछ उसको रस मिले। क्या लिखेंगे जानते हैं? गाठिन में रस होत ना यह जानत सब कोई, गाठिन में रस होत ना यह जानत सब कोई, गठबंधन के गांठ में गांठ गांठ में रस होय। गाठिन में यानी जो गन्ने का गांठ होता है उसमें रस नहीं होता, यानी और जो प्रेम रूपी बंधन है उसके गांठ गांठ में प्रेम होता है, नायिका के प्रत्येक अंगों में प्रेम होता है। तो गाठिन में रस होत ना यह जानत सब कोई, गठबंधन के गांठ गांठ में रस होय। कितना अच्छा अलंकार है। आप वही रटी रटाए 4 चंद की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, तरन तंजा तटतमाल कक्षा वही 8 से पढ़ते चले आ रहे हैं। अरे कुछ नया आप ढूंढ के लिखिए, ठीक है। तो वहां स्पष्टीकरण क्या लिखेंगे? यहाँ गवर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। बस आप पहुंच चुके हैं, 2 क्वेश्चन और है आपका। उसके बाद अनुप्रास के बाद यमक अलंकार है। यमक अलंकार में उदाहरण आप सुनिए। आप वहां आप एक देखेंगे उदाहरण जहां एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। उदाहरण खूब गौर से सुनिए, शायद क्लास में बच्चों को हम लिखाए हैं। हरि बोला हरि ने सुना, सुनते रहिए। हरि बोला हरि ने सुना, हरि गयो हरि के पास, और जब हरि हरि में गया हरि हो गया निराश। एग्जामिनर भी समझा यार ये तो क्या लिख के दे दिया है। तो वह एक बार रुकेगा और आपके इस चातुर्य को समझ करके वह पूरे नंबर देता हुआ चला जाएगा। हाँ, अब इसका स्पष्टीकरण क्या लिखेंगे आपके सामने समस्या आ गया। हरि बोला हरि ने सुना, यहाँ 2 या 2 से अधिक बार हरि आया है। पहले हरि का अर्थ मेढक, दूसरे हरि का अर्थ सर्प और तीसरे हरि का अर्थ पानी। हरि बोला हरि ने सुना, मेढक टर टर किया, सर्प ने सुना, और जब मेढक सर्प के पास गया तो वह कूद पड़ा पानी में। ये सबसे बढ़िया अलंकार श्लेष में हो गया। इसी तरह से आप अलंकार को तैयार कर रखेंगे।
अब ये देखिए 13वां प्रश्न क्या है, आप स्वच्छता पर अपने गांव मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के संदर्भ में अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए स्थानीय समाचार पत्र के संपादक, दैनिक जागरण के संपादक के नाम, अमर उजाला के नाम, हिंदुस्तान के नाम, उनके माध्यम से अधिकारी को और ध्यान दिलाना। अब वो अधिकारी माध्यम से आप एक प्रार्थना पत्र सुंदर में, उसमें आपको ये ध्यान देना है मात्रा त्रुटि, उसके बाद कामा, इन्वर्टेड कामा, इसका उसी में यही ध्यान देना है। आपको एक प्रार्थना पत्र 6 नंबर में लिखना है। जी हाँ, उसके बाद निबंध, लास्ट प्रश्न। तो निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का, तो आप साइंस के छात्र हैं, विज्ञान पर अच्छी पकड़ रखते हैं, तो विज्ञान वरदान है अब साहब। इस पर अगर आप निबंध लिखेंगे तो रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय पढ़िए, उसमें बहुत सारी जीवन परिचय में, उसमें उनके कविताओं में दिया है विज्ञान वरदान है या अभिशाप। तो इसके लिए कहते हैं सावधान मनुष्य, वही कविता लिख करके आप यहाँ आप दिखाएंगे तो विज्ञान वरदान है अभिशाप देख सकते हैं। भारत में आतंकवाद समस्या समाधान लिख सकते हैं, मेरे प्रिय कवि तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, किसी को लिख सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण पर लिख, जी हाँ, ये 9 नंबर का है। इसके लिए कम से कम आधे घंटे का समय चाहिए, तो इसलिए आप अपने पूरे पेपर को टाइम मैनेजमेंट करें, पूरे पेपर को टाइम मैनेजमेंट करें। इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि पूरे पेपर में हम कैसे लिखें, यह आप सब जाने। तो इस तरह से आपका 100 नंबर का मैं आज आपको एक मॉडल प्रश्न पत्र आपको सबके लिए बोर्ड परीक्षा के लिए आपके सामने मैं प्रस्तुत किया। आपको अगर अच्छा लगे तो निश्चित रूप से उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए, ताकि दोबारा हम इसे अच्छा से अच्छा लेकर के आएं और अधिक से अधिक आप लोगों को ऐसी मॉडल प्रश्न पत्र देते रहें। धन्यवाद। आगे आपको फिर दोबारा आगे मॉडल प्रश्न पत्र देने के लिए हमेशा हम तत्पर रहें।